इस पे आप लोग यहाँ कवर करने आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन मीडिया में हो। सेकंड, हम लोग पूरे देश भर में ये काम कर रहे हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मांग की थी, उस समय जो हालात थे और बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो कॉम्युनल अवार्ड उस समय के रैम से मैकडोनल्ड और उन लोगों ने दिया था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। और बाबा साहब ने उस समय जो पॉलिसीज बनाई थी कि उस समय का सो कॉल्ड अनटचेबल या मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उनको अपग्रेड करने के लिए क्या क्या होना चाहिए कि हम लोगों को किसी के भरोसे के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर हमको छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। हम अपनी खुद की सिस्टम्स बनाए, हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम हो, हमारा खुद का हेल्थ सिस्टम हो, हमारी खुद की इकोनॉमी हो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो पॉलिसीज बनाई थी, लेकिन वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। और आज तो कोई ब्रिटिश हमारे पास है नहीं जो जिनसे ये हम लोग मांग कर सके, और आज की गवर्नमेंट भी हमें उतनी पॉजिटिव हमारे प्रति नहीं दिखाई देती। और इसलिए हम ये काम जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कॉम्युनल अवार्ड के माध्यम से लाया था, वो काम हम कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करना चाह रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। और खुद की इकोनॉमी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। 75 इयर्स हो गए देश के आजादी को। After 75 years also, still we are dependent on the government. Still we are dependent on the policy makers. जिस तरह से क्रिश्चियनों ने अपना खुद का कॉन्वेंट एजुकेशन शुरू किया, मुसलमानों ने अपना एजुकेशन शुरू किया, सिखों ने अपना एजुकेशन शुरू किया, आज भी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट के ऊपर आज भी डिपेंडेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से गवर्नमेंट ने फॉरेन प्लेयर्स को और प्राइवेट प्लेयर्स को एजुकेशन सेक्टर खुला कर दिया है। इसका परिणाम यह हो गया है कि जो लोग गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थे वो पूरी तरह से अब एजुकेशन से बाहर हो जाएंगे। जैसे कोई प्रोफेशनल एजुकेशन लेना है, कोई टेक्निकल एजुकेशन लेना है, एमबीबीएस करना है या इंजीनियरिंग करना है, उसके लिए आज मैं बॉम्बे का रेट बताना चाहूंगा। एक एमबीबीएस की सीट के लिए 4 करोड़ रुपए का रेट प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में चल रहा है। तो हमारे लोग 4-4 करोड़ पूरी लाइफ में, पूरी जनरेशन्स में खड़ा नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के समय में जब बाबा साहब ने ये नारा दिया कि टू एजुकेट, तब उस समय हमारे डॉक्टर इंजीनियर बना करते थे। लेकिन आज ये पिछले 7-8 सालों में हम अपना डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना पा रहे, और इसलिए हमको खुद की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद के कॉलेजेस निर्माण करना, खुद की यूनिवर्सिटीज निर्माण करना, ताकि हमारे बच्चे जो बेस्ट ब्रेन्स है इस देश के, वो देश छोड़कर जा रहे हैं। आप लोगों ने डेटा देखा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक डेटा प्रसिद्ध किया है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं वो वापस इंडिया में नहीं आना चाहते। तो हमारा बेस्ट ब्रेन जो है वो इंडिया छोड़कर जा रहा है। और इंडिया में कौन सा ब्रेन रह रहा है? जो हिजाब के ऊपर और भगवे के ऊपर झगड़ा करते रहे, वो ब्रेन हमारे पास रह रहा है। जो हमारे किसी काम का नहीं है, ऐसे ब्रेन हमारे पास है। और बेस्ट ब्रेन्स ये देश छोड़कर, हमारा रिसोर्सेस, हमारे एसेट्स ये हम बचा नहीं पा रहे हैं। और इसलिए एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम हम लोग खड़ा करना चाह रहे हैं। 60 एकर्स ऑफ लैंड हमने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से संपादित की है। वहां पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से बेस्ट यूनिवर्सिटीज से एफिलिएट करने का काम हम कर रहे हैं। मैं अभी 1 महीना कनाडा में था। कनाडा में हर टॉप यूनिवर्सिटीज में मेरे वहां पर लेक्चर्स हुए हैं, और वो हर एक यूनिवर्सिटी के एक ब्रांच हम यहाँ इंडिया में ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, कैम्ब्रिज हो, उनकी एक ब्रांचेस हम यहाँ पर ओपन करके हमारे बच्चे, देश के बच्चे, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, हम लोग उनको यहाँ पर ट्रेन करेंगे और वर्ल्ड के लेवल के लिए compete करने के लिए हम तैयार करेंगे। वो एक काम हमारा एजुकेशन सेक्टर के लिए हम कर रहे हैं। सेकंड, इकोनॉमी भी हम लोग हाथ में ले रहे हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब ये इस देश का जीडीपी -32 में था, इन्फ्लेशन, आज भी हम लोग इन्फ्लेशन के दौर में है। उस दौर में जब पूरा देश खाई में जा रहा है, पूरा देश, बच्चे को उसको साइलेंस करवाओ या फिर स्विच ऑफ करा दो,
पूरा देश जब माइनस में जा रहा था, उसी समय अडानी जैसा एक बिजनेसमैन, देश का बिजनेसमैन, हम चाहेंगे कि इस देश का हर एक नागरिक तरक्की करे, लेकिन एक एनालाइज करो कि जब देश नीचे जा रहा होता है उस समय अडानी जैसा आदमी एक 7th रिचेस्ट पे से वो 2nd नंबर पे जा रहा होता है, यानी देश की लॉस में जा रहा है और अडानी प्रॉफिट में जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सिस्टम जो काम कर रही है ये देश के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं कर रही है, ये 2-3 बिजनेसमैन को अपलिफ्ट करने के लिए कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नेशनलाइज बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। क्या अडानी एक भी रुपया क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखता होगा? अगर ये क्वेश्चंस हमारे ऑपोजिशन ने अगर संसद में उठाया कि अडानी ने कितने पैसे एसबीआई में एज अ डिपॉजिट उसने रखे हैं, एक भी रुपया उसने एसबीआई में नहीं रखा होगा, उसके सारे पैसे स्विस बैंक में होंगे, बैंक ऑफ अमेरिका में होंगे, बैंक ऑफ चाइना में होंगे, ये सारे इंटरनेशनल बैंक्स में वो अपने पैसे रखते हैं, लेकिन लोन एसबीआई से उठाते हैं। लोन जहां पर हमारे पैसे हैं, जहां यहां का एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहां का फार्मर, यहां का लेबर जो अपना मेहनत का पैसा जिस बैंक में रखता है, वो बैंक अडानी को लोन, सिर्फ लोन नहीं दे रही है, पिछले 6 महीने पहले 1 लाख करोड़ रुपए का लोन अडानी का माफ हुआ है। पिछले 6 महीने पहले 72,000 करोड़ रुपीस का लोन अडानी का माफ हुआ है। यानी जिस बैंक्स में हम अपना पैसा रख रहे हैं वो बैंक अडानी को फाइनेंस कर रहा है, अडानी को लोन दे रहा है, यानी हमारे पैसों पे इनकी सिस्टम खड़ी हो रही है। और इसलिए हम खुद की इकोनॉमिकल सिस्टम खड़ी करने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जिन बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रॉब्लम ऑफ रूपी इस थीसिस के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, निर्माण हुआ, आज उस आरबीआई में हमारा रिप्रेजेंटेशन कहां है? क्या कोई हमारा वहां पर गवर्नर हमारे विचारधारा का है? बल्कि आज आप लोग एज अ रिपोर्टर्स, एज अ प्रेस मीडिया, आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, वो एक हिस्टोरियन को बिठाया है। एक हिस्ट्री में जो ग्रेजुएट है, पीजी है, उसको इकोनॉमी, देश का इकोनॉमी कौन चला रहा है? हिस्टोरियन। जब हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ऐसे आदमी को उन्होंने आरबीआई का गवर्नर बना रखा है। तो ये हम लोगों को पता चल रहा है कि किस तरह से ये सारा काम हो रहा है। जैसे हमने देखा कि हम ये पूरा देश ये सेकुलरिज्म को मानता है, धर्मनिरपेक्षता को मानता है, वहीं पर देश के नए संसद का उद्घाटन ये पंडितों से, ब्राह्मणों से करवाया जाता है और देश के राष्ट्रपति को वहां से बाहर रखा जाता है, क्योंकि वो महिला भी है और आदिवासी भी है। तो मनुस्मृति के अनुसार ना तो महिला को स्थान है, ना तो शूद्रों को स्थान है। तो ये कहीं ना कहीं एक न्यू इंडिया का जो कॉन्सेप्ट ये देख रहे हैं, ये फिर से चातुर्वर्ण सिस्टम को रिवाइव कर रहे हैं। चातुर्वर्ण सिस्टम जो मैं कहता हूं भारत का ही नहीं, पूरे इंसानियत का सबसे घटिया सिस्टम है। पूरे इंसानियत को उन्होंने इंसानों को 4 वर्णों में बांट दिया, पूरे इंसानों को 4 वर्णों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये सिस्टम को वो फिर से रिवाइव कर रहे हैं, संसद के माध्यम से रिवाइव कर रहे हैं। तो हम लोगों को अपने खुद की सिस्टम्स के ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अगर इनके भरोसे पर हम अपने लोगों को छोड़े तो ये हमारे लोगों को फिर से शूद्र, हमारे पास रिसोर्सेस है, हमारे पास विजन नहीं है। ये विजन देने का काम मैं लोगों को कर रहा हूं कि अपना रिसोर्सेस अपने सिस्टम्स के लिए लगाओ। अपने हम लोग आज भी सरकारों के ऊपर डिपेंडेंट है। इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इन्होंने संसद में खड़े होकर यह घोषणा की है, हम सारे पब्लिक सेक्टर को बेचने वाले हैं, पूरा प्राइवेटाइज करने वाले हैं। अगर ये प्राइवेटाइज हो गया तो सोचो रिजर्वेशन संविधान में रहने के बावजूद वो हमारे किस काम का होगा? क्योंकि रिजर्वेशन तो पब्लिक सेक्टर नौकरियों में है, प्राइवेट सेक्टर में तो अडानी अंबानी के पास हमारे यहाँ कोई सीट्स रिजर्व नहीं है। तो पूरा देश अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो आने वाले समय में सारी सरकारी नौकरियां खत्म होने